तो ये हम लोग जो है फिजिक्स सेकेंड का पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। और ये पहला चैप्टर हम लोग का है किरण प्रकाशिकी, और किरण प्रकाशिकी में पहला पार्ट जो हम लोग का शुरू होगा वो है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन किरण प्रकाशिकी का सबसे बेसिक चैप्टर है। इसको आपको बहुत बढ़िया समझना है। जितनी चीज़ें इसमें बताई जाएंगी, जितना भी नियम वगैरह बताया जाएगा, उसको आपको अच्छे से याद रखना है, तभी आप इसका अप्लाई करके आगे जितने भी फार्मूले वगैरह डिराइव होंगे उसको आप अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो हम लोग की जो चर्चा होगी वो है प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? देखिए, अगर प्रकाश की किरण किसी समांग पारदर्शी माध्यम में गति कर रही है, समांग का मतलब इंग्लिश में जैसे बोले तो होमोजीनियस, मतलब ऐसा माध्यम जिसमें उसका घनत्व हर जगह एक समान हो, तो ऐसे माध्यम में अगर प्रकाश की किरण अगर गति करती है तो वो एक सरल रेखा में गति करती है। कैसे? सरल रेखा में, सीधी रेखा में गति करती है। लेकिन अगर प्रकाश की किरण एक समांग माध्यम से दूसरे समांग माध्यम में जाती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। मतलब जिस पहले माध्यम में जिस पथ पर वो जा रही थी, दूसरे में माध्यम में जाने पर उसका पथ बदल जाता है। ठीक है, अब इसमें देखिए आपको ध्यान क्या देना है, इसमें हम लोग जो भी किरण आरेख वगैरह बनाएंगे तो बहुत सिस्टमेटिक ढंग से आपको बनाना है। जब आप किरण आरेख सही ढंग से बनाओगे तो इसका फार्मूला वगैरह भी जो है बहुत अच्छे से डिराइव हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जो है इससे रिलेटेड देखिए फिगर वगैरह बनाएंगे। तो देखिए, इसमें हम लोग एक रूल बना ले रहे हैं कि जितने भी हम लोग प्रकाश की किरण से संबंधित जो भी हम लोग अपवर्तन के नियम जब भी अप्लाई करेंगे तो अभिलंब जब भी हम लोग खींचेंगे, अभिलंब मतलब जिस पृष्ठ पर प्रकाश की किरण गिर रही है, जिस बिंदु पर गिर रही है, उस बिंदु से होकर जाने वाली और पृष्ठ के लंबवत जो रेखा खींची जाती है उसको अभिलंब बोलते हैं, है ना, नॉर्मल। तो अभिलंब हम लोग जब भी बनाएंगे तो रेड कलर से बनाएंगे। ठीक है, आपतित किरण अलग कलर से बनाएंगे, अपवर्तित किरण, तो उससे क्या होगा कि दिखाने में बहुत आसानी होगी कि कैसे कैसे क्या हो रहा है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक पृष्ठ है, ये ZZ डैश, ये ऐसा पृष्ठ है जो दो माध्यमों को अलग अलग कर रहा है। ठीक है, इसमें मान लीजिए एक माध्यम, हम पहली तरफ वाला जो माध्यम है इसको हम ले रहे हैं कि वायु है, और दूसरे तरफ का माध्यम मान लीजिए थोड़ी देर के लिए जल है, कांच है, कुछ भी है, ये दूसरा माध्यम है। तो ये जो पृष्ठ है जो कि दो माध्यमों को अलग अलग कर रहा है, इस पृष्ठ को हम लोग बोलते हैं अपवर्तक पृष्ठ। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिंग सरफेस बोलते हैं। ठीक है, इस सरफेस पर मान लीजिए एक प्रकाश की किरण आपतित होती है। ये प्रकाश की किरण को मान लीजिए हमने दिखा दिया PQ से। ठीक है, तो ये प्रकाश की किरण जो है इस पृष्ठ पर आपतित हुई है, तो इसको हम लोग बोलेंगे आपतित किरण। क्या बोलेंगे? इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे, आपतित किरण। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। ठीक है, अब ये प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर गिरी है उस बिंदु से होकर जाने वाला और पृष्ठ के लंबवत एक रेखा खींच दीजिए, तो ये रेखा क्या हो जाएगी? अभिलंब हो जाएगी। ये देखिए हमने अभिलंब खींच दिया। अभिलंब को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉर्मल। अब नियमतः क्या होना चाहिए था? अगर माध्यम नहीं बदला होता तो ये प्रकाश की किरण जिस पथ पर जा रही थी उसी पथ पर इसको निकल जाना चाहिए था। तो ये प्रकाश की किरण बिल्कुल सीधे चली जाती, तो जैसे जाती वो आप दिखा दो कि इसको ऐसे जाना चाहिए था। ठीक है ना, लेकिन ये प्रकाश की किरण चूंकि एक माध्यम से अब दूसरे माध्यम में जा रही है, ठीक है, तो प्रकाश की किरण जब भी विरल से सघन माध्यम में जाती है, कहाँ से कहाँ जाती है? तो ये अभिलंब की तरफ झुक जाती है। ठीक है, तो अब पता चला कि देखिए इसको जाना था ऐसे, लेकिन अभिलंब इधर है, तो अब इसकी तरफ ये क्या होगा?
झुक जाएगा। तो इसको जो है आप इधर झुका दीजिए। इसको मान लीजिए हमने नाम दे दिया R। ये जो अभिलंब था इसको नाम दे दे रहे हैं N डैश। ठीक है। तो ये जो किरण जो दूसरे माध्यम में गई, इस किरण को हम लोग क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है। अब यहाँ पर दो चीज़ें दिखानी पड़ती हैं, आपतन कोण और अपवर्तन कोण। तो आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है, इस कोण को कहते हैं आपतन कोण। देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोण का जो मापन होता है वो हमेशा अभिलंब के साथ होता है। ठीक है। तो अभिलंब के साथ आपतित किरण ने जो कोण बनाया उसको क्या कहेंगे? आपतन कोण। और अपवर्तित किरण जो अभिलंब के साथ कोण बना रहा है इसको कहेंगे अपवर्तन कोण। ये हो गया आपतन कोण, ये हो गया। ठीक है। तो ये जो है आपका जब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है, इसको अब हम लोग क्या बोल रहे हैं? विरल माध्यम। और ये है आपका सघन माध्यम। इसको रेयरर बोलते हैं और इसको बोलते हैं इंग्लिश में डेंसर। ठीक है। ये बात आपको समझ में आई कि जब प्रकाश की किरणें एक समांग माध्यम से दूसरे समांग माध्यम में जाती हैं तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। तो प्रकाश की किरणों का अपने मार्ग से विचलित होने की जो घटना होती है, इसी घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब यही प्रकाश की किरण अगर उल्टा होता, अगर ये सघन से विरल में जाती, तब क्या होता? तो इसके लिए देखिए फिगर जो बनता है, ये मान लीजिए Z डैश। ठीक है। ये प्रकाश की किरण मान लीजिए इस पे आपतित हुई। अभिलंब आपका ये हो गया। ये हो गया आपका आपतन कोण। इस किरण को देखिए जाना ऐसे चाहिए था अगर माध्यम न बदलता तब, लेकिन अब ये जा रही है सघन से विरल में। जैसे मान लीजिए इधर आपने कर दिया कांच और इधर कर दिया जल, वाटर। तो अब ये कांच जो है आप जान ही रहे हो कि जल की अपेक्षा ज़्यादा सघन है। तो अब प्रकाश की किरण जा रही है सघन से कहाँ? विरल माध्यम में। मतलब इधर हमारा सघन हो गया और इधर विरल हो गया। ठीक। तो अब प्रकाश की किरण जब सघन से विरल माध्यम में जाती है तो ये अभिलंब से दूर हट जाती है। तो अभिलंब से दूर हटने का मतलब कि देखिए ये ऐसे जा रही थी, तो अभिलंब से दूर हटना है। दूर हटने का मतलब इधर चली जाएगी। ठीक। अब ये अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी, ये हो गया आपका अपवर्तन कोण। तो समझ में आ रहा है आपको ये कहानी? तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि जब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की तरफ झुकेगी, और जब सघन से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। ठीक है। तो इतनी चीज़ें देखने के बाद अब प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित कुछ प्रयोग किए गए। ठीक है। और प्रयोग करके प्रकाश के अपवर्तन के संदर्भ में दो नियम दिए गए। प्रकाश के अपवर्तन के संदर्भ में, तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम क्या हैं? प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो देखिए प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम ये हैं। पहला नियम ये कहता है आपतित किरण, ठीक है, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब,
तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब ना बोल करके ये बोल सकते हैं आपतन बिंदु पर अपवर्तक पृष्ठ के अभिलंब। भाई किसी बिंदु पे लंब थोड़े खींचा जाता है, लंब तो हमेशा किसी पृष्ठ के होता है ना। तो आपने आपतन बिंदु से होकर जाने वाला लंब खींचा है, लेकिन किसके लंबवत? अपवर्तक पृष्ठ के लंबवत। तो आप इस तरह से कहेंगे आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु से होकर जाने वाला और अपवर्तक पृष्ठ के लंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। समझ में आ गई बात? एक ही तल में होने का मतलब कि अगर आपतित किरण हमारा ब्लैक बोर्ड में है तो अपवर्तित किरण भी ब्लैक बोर्ड में होगा और अभिलंब भी ब्लैक बोर्ड में ही होगा। समझ गए कहानी? तो पहला नियम तो ये हो जाता है। और दूसरा नियम क्या कहता है कि प्रकाश के किसी निश्चित तरंगदैर्घ्य की किरण के लिए, एक्चुअली होता क्या है कि प्रकाश जो हमारा है ये कई रंगों का मिश्रण है। हम लोग दिखाते भी हैं वो विबग्योर वाली कहानी। तो प्रकाश कई रंगों का मिश्रण है। ये तो कलर वाइज हम लोग बात करते हैं ना, जैसे हम लोग बोलते हैं वायलेट, इंडिगो, तो लगता है कि 7 कलर है। 7 कलर पे मत जाइए। इसके अलावा इसमें तरंगदैर्घ्य पता नहीं कितने होते हैं। इसकी तरंगदैर्घ्य देखिए कहाँ से शुरू होती है, 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। तो इसके बीच में तरंगदैर्घ्य की कोई सीमा है? पता नहीं कितने तरंगदैर्घ्य होंगे। तो इसीलिए जब डिफिनीशन बोला जाता है तो प्रकाश की एक निश्चित तरंगदैर्घ्य की किरण के लिए, निश्चित तरंगदैर्घ्य मतलब अगर आपने 4000 एंगस्ट्रॉम लिया है तो केवल 4000 एंगस्ट्रॉम का ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो प्रकाश की एक निश्चित तरंगदैर्घ्य की किरण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। ज्या समझते हो ना, साइन। तो जैसे आपतन कोण हमारा है आई, तो साइन आई बटे में अपवर्तन कोण की जाए तो साइन आर बराबर नियतांक, ठीक है। इस नियतांक को हम लोग पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं और इसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं 1 and 2। क्या पढ़ते हैं? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। समझ में आई बात? तो ये प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हो गए। ये जो अपवर्तनांक आप देखते हो ये भिन्न भिन्न माध्यमों का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होता है और एक ही माध्यम का अपवर्तनांक अलग अलग माध्यमों के सापेक्ष अलग अलग होता है। जैसे वायु के सापेक्ष अगर प्रकाश की किरण वायु से कांच में जा रही है तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक अलग होगा, और प्रकाश की किरण अगर जल से कांच में जा रही है तो उसके लिए अपवर्तनांक अलग होगा। ये सापेक्ष है ना, तो अलग अलग माध्यम के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक अलग अलग होता है। अभी उस पर भी चर्चा होगी। तो इतनी चीज़ें आप समझ गए। अब इसके बाद आता है जैसे एक प्रकाश के उत्क्रमणीयता का सिद्धांत होता है। किसका सिद्धांत? ये उत्क्रमणीयता का सिद्धांत क्या होता है? रिवर्सिबल प्रिंसिपल। तो इसमें होता ये है कि जैसे प्रकाश की किरण को आप यहाँ पर देखो, जैसे वायु से कांच में आप वायु से जल में आप प्रकाश की किरण को भेज रहे हो, तो प्रकाश किरण जब वायु से जल में जा रही है तो वायु में आपतन कोण आपने क्या रखा है? आई, और जल में अपवर्तन कोण क्या है? अब आप उल्टा कर दो। उल्टा ये करना है कि जल में प्रकाश की किरण को कोण आर पर आपतित कराओ, तो आप देखोगे कि जब ये वायु में निकलेगा तो जिस कोण पर ये आया था उसी कोण पर जाएगा। समझ गए कहानी आप? इसी को बोलते हैं उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। कि जैसे अगर हमने 40 डिग्री के कोण पर वायु में प्रकाश की किरण को आपतित कराया और ये अपवर्तित हुआ मान लीजिए जल में 30 डिग्री के कोण पर, तो अगर हम उल्टा कर दें, जल में प्रकाश की किरण को 30 डिग्री के कोण पर आपतित कराएं तो जब वो वायु में निकलेगा तो 40 डिग्री के कोण पर निकलेगा। इसको बोलते हैं प्रकाश के उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, ठीक है। तो इस नियम को अगर आप लगाते हो तो देखो क्या मिलता है, आप ध्यान से देखना। देखो साइन आई बटे साइन आर का मान आपको मिला 1 and 2। क्या मिला?
अब आपने उल्टा कर दिया। जैसे आपने पहले वाले माध्यम में प्रकाश की किरण को कोण I पर आपतित कराया था, तो दूसरे वाले माध्यम में ये कोण R पर अपवर्तित हुआ। अब आपको उल्टा करना है, प्रकाश की किरण को दूसरे वाले माध्यम में कोण R पर आपतित कराना है। तो आपतित कराएंगे तो भैया I की जगह क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। और जब दूसरे माध्यम में जाएगा तो अब जो है उसका अपवर्तन कोण I होगा। और ये जो था पहले से दूसरे माध्यम में गया था ये, तो अब जा रहा है ये दूसरे से, तो आपने इसको लिखा 2n1। अब इन दोनों का गुणा कर दो, तो गुणा करने पर समीकरण 1 व 2 का गुणा करने पर क्या मिलेगा आपको, देखिए मिलेगा साइन I बटे साइन R गुणे साइन R बटे साइन I इजकल टू 1n2 इंटू साइन R से साइन R कट गया, साइन I से साइन I कट गया, तो ये आ गया आपको, ये मिल गया 1n2 इंटू 2n1 इजकल टू 1। मतलब अगर हम पहला माध्यम वायु लेते हैं, या फिर ऐसे लिख लो कि 2n1 का मान आ जाएगा 1 अपान बंद कर मोबाइल, वो कॉल को रिजेक्ट कर दो। तो ये 2n1 हो जाएगा, ऊपर रेड वाला दबा दो, तो 2n1 इजकल टू हो गया 1 अपान 1n2। मतलब क्या हुआ कि अगर हमको पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक अगर पता है, तो हम दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। मतलब क्या हो गया कि अगर आपको कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक चाहिए, तो ये बराबर हो जाएगा 1 बटा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। क्लियर हो रहा है कहानी? तो इस तरीके से हम लोग जो है ये फार्मूला याद रखेंगे, इसका न्यूमेरिकल लगाते समय काफ़ी यूज होगा। ठीक है, जैसे अगर आपके पास वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक अगर दिया हुआ है 3/2, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, अब मान लीजिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रकाश की किरण 2 माध्यम की बजाय 3 माध्यम से गुजरती है। 3 माध्यम से गुजरने का मतलब ये हो गया कि जैसे पहले हमने ले लिया वायु, फिर इसके बाद ले लिया जल, और जल के बाद ले लिया कांच ना। तो प्रकाश की किरण जैसे इस पर अगर आपतित हुई, तो ये देखो विरल से कहाँ जा रही है, विरल से सघन में, तो ये क्या होगी, अभिलंब की तरफ झुकेगी। झुका दीजिए इसको। ठीक, और फिर अब ये जा रही है जल से कांच में, तो भैया जल से कांच में जा रहा है, तो फिर विरल से, तो ये और झुकेगा। क्लियर हो रहा है? और लास्ट में मान लीजिए ये फिर कांच से वायु में निकल गया, कहाँ से कहाँ चला गया, मतलब जहाँ से आया था फिर वहीं निकल गया। तो यहाँ से जब ये बाहर निकलेगा, तो ध्यान दीजिएगा कि वायु में अगर इसके लिए आपतन कोण I था, तो फिर जब ये वायु में निकलेगा तो आपतन कोण इसका, मतलब ये निर्गत कोण बोलिएगा, ये I ही रह जाएगा। मतलब इसी के समांतर निकलना है, ये ध्यान रखिएगा। समझ में आई बात? तो यहाँ पर जैसे अगर हम लोग दिखाएं कि भैया ये माध्यम 1 है, ये माध्यम 2 है, ये माध्यम 3 है, और फिर माध्यम 1 में आ गए, तो इस केस में इस तरह का फार्मूला कैसे बनेगा? तो इसको देखिए साइक्लिक प्रोसेस में, चक्रीय प्रक्रम में याद रखिएगा, 1n2 गुणे 2n3 गुणे 3n1 इजकल टू 1। AB BC CA ना। तो यहाँ से अगर आप देखें ध्यान से, तो ये देखिए आएगा 2n3 इजकल टू 1 अपान 1n2 गुणे 3n1। अब ये 3n1 को अगर अंश में ले जाएं, तो ये हो जाएगा 1n3 अपान 1n2। अब ये भी फार्मूला आपको याद रखना है।
कि दूसरे माध्यम, अब देखो जब भी किसी माध्यम का अपर्तनांक वायु या निर्वात के सापेक्ष दिया होता है, जब भी किसी माध्यम का अपर्तनांक, तो हम लोग उसको उस माध्यम का निरपेक्ष अपर्तनांक बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखिए दूसरे माध्यम के सापेक्ष तीसरे माध्यम का अपर्तनांक बराबर तीसरे माध्यम का निरपेक्ष अपर्तनांक बटे दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपर्तनांक। याद रखने का तरीका कि ये 3 वाला ऊपर रहेगा, 2 वाला नीचे रहेगा। मतलब क्या हो गया, अगर ये वायु है, ये आपका जल हो गया और ये क्या है, कांच। तो देखो 2n3 का मतलब हो गया कि जल के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक बराबर हो जाएगा वायु के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक बटे वायु के सापेक्ष जल का अपर्तनांक। ये फार्मूला आपको याद रखना है, ये भी न्यूमेरिकल में काम आएगा। क्लियर हो रहा है सब लोगों को? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो एक घटना यहाँ पर आएगी जिसको हम लोग बोलते हैं क्रांतिक कोण। इस पे चर्चा होने जा रही है, क्रांतिक कोण। इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। तो ये क्रांति कोण क्या होता है? देखिए सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा कि क्रांति कोण की परिभाषा तभी बनती है जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है। कहाँ से कहाँ जाती है? तो क्या होता है, देखिए यहीं पर आप ध्यान से देखो, ये आपतन कोण की अपेक्षा अपवर्तन कोण तो बड़ा है जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जा रही है। तो आप ये सोचो, अगर हम जैसे जैसे इस आपतन कोण को बढ़ाते जाएंगे अपवर्तन कोण बढ़ता जाएगा। एक ऐसा विशेष आपतन कोण आएगा जिस पर कि अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाएगा। एक ऐसा आपतन कोण आएगा जिस पर कि अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाएगा। जैसे इसको हम यहां पर अगर बनाएं, ये हमारा सघन माध्यम है और ये हमारा इधर विरल है। अब प्रकाश की किरण को जैसे यहां आपने आपतित कराया, ये है PQ और बिंदु Q पर आपने अभिलंब खींच दिया है। ये हो गया N डैश। ये कोण है आपका I, आपतन कोण है ना। अगर ये आपतन कोण किसके बराबर हो जाए? क्रांतिक कोण के बराबर हो जाए, तो उस केस में क्या होगा कि जो हमारा अपवर्तित किरण है वो ऐसे निकल जाएगा। मतलब ये वाला कोण जो देख रहे हो, अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाएगा? तो इसी कोण को हम लोग बोलते हैं क्रांतिक कोण। तो इसकी डिफिनीशन कैसे बनती है? क्रांतिक कोण सघन माध्यम में वह आपतन कोण है, क्रांतिक कोण सघन माध्यम में वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए। ठीक है, और क्रांतिक कोण को हम लोग कैपिटल C से दिखाते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, अगर हम लोग यहाँ पर स्नेल का नियम लगाएं तो स्नेल के नियम से तो यही ना है कि साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू हो जाएगा पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपर्तनांक। तो यहाँ पहला दूसरा न याद रख करके सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपर्तनांक, तो यहाँ D लिखिए, यहाँ R लिखिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम। विरल माध्यम का अपर्तनांक किसके सापेक्ष? तो ये ऐसे आपने लिख दिया। अब आपने I की जगह पर क्या लिख दिया? C। तो ये साइन C हो गया और यहाँ पर हो गया साइन 90 ना, और इसको आप लिख सकते हो 1 अपॉन R/D। अब साइन 90 का मान हो गया 1, तो ये साइन C का मान आ गया। क्रांतिक कोण आपको निकालना होगा तो 1 अपॉन R/D ये हो जाएगा। तो ये आप क्रांतिक कोण निकालने के लिए ये फार्मूला याद रखिए। ठीक है,
तो इसमें जैसे अगर हमारी प्रकाश किरण वायु से कांच में अगर जाती तो हम लिखते हैं साइन सी इजकल टू 1/ANG। क्या लिखते? 1/ANG। तो ये देखिए, यहाँ से आप किसी भी माध्यम का क्रांति कोण निकाल सकते हैं। अगर किसी माध्यम का अपवर्तनांक आपको पता है तो अपवर्तनांक का मान यहाँ रखिए और यहाँ से हल करके क्रांति कोण निकालिए। समझ में आई बात? अब इसके बाद जो घटना आती है उसको बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये क्या होता है भाई? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये भी एक घटना होती है। क्या घटना होती है? अभी हम लोगों ने देखा कि अगर सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांति कोण के बराबर हो जाए तो अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाता है? 90 डिग्री। तो आप खुद ही सोचो, अगर इस आपतन कोण का मान क्रांति कोण से ज़्यादा हो जाए तब क्या होगा? तब तो भैया ये संपूर्ण प्रकाश का पहले ही माध्यम में, इसी घटना को हम लोग बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मतलब क्या कि जब सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांति कोण से बड़ा हो जाता है, जब सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांति कोण से बड़ा हो जाता है तो संपूर्ण प्रकाश का पहले ही माध्यम में परावर्तन हो जाता है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है। और इसी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित बहुत सारी चीज़ें हम लोग आम जीवन में देखते हैं। जैसे एक है रेगिस्तान की मरीचिका, एक है ठंडे प्रदेश की मरीचिका, इंग्लिश में जिसको बोलते हैं मिराज, और फिर एक है जो आजकल हम लोग जो है यूज करते हैं आम जीवन में, ऑप्टिकल फाइबर। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशिक तंतु। हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? प्रकाशिक तंतु। ये क्या चीज़ होता है? देखिए, वैज्ञानिकों ने ये देखा। आप देखो, जैसे हम लोग के यहाँ टेलीविज़न वगैरह का जो प्रसारण होता है, जो आप लोग केबल टीवी देखते होंगे, तो केबल टीवी जब आप देखते होंगे तो आपको ये दिखाई देता होगा कि भाई बीच बीच में जो प्रसारण करता है, जो आपके एरिया में जो केबल का प्रसारण करते हैं, तो आप देखते होंगे कि वो पोल पे जगह जगह एक तो बॉक्स लगाए रहते हैं। अगर उनका बॉक्स में जो उपकरण लगा हुआ है अगर वो ख़राब हो जाए तो आपके यहाँ टीवी का सिग्नल बहुत ख़राब आता है, पिक्चर क्वालिटी एकदम ख़राब हो जाती है। उसका रीज़न जानते हैं क्या होता है? जहाँ से एक्चुअली हो क्या रहा है कि हम लोग सिग्नल जो भेजते हैं वायर के थ्रू, वायर के अंदर से जो सिग्नल भेजते हैं वो सिग्नल इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में होता है? विद्युत धारा के रूप में होता है। और आप जानते हो कि विद्युत धारा जब भी किसी वायर से, किसी तार के जरिए जाती है तो उस तार का कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है। उस प्रतिरोध की वजह से क्या होता है कि जैसे जैसे वो धारा आगे बढ़ती है उसकी ऊर्जा क्षीण होती जाती है। तो उसी को एम्प्लीफाई करने के लिए, उसके पावर को बढ़ाने के लिए हम लोग बीच बीच में जो बॉक्स लगाते हैं उसको बोलते हैं एम्प्लीफायर। एम्प्लीफायर का काम होता है कि भैया जो सिग्नल आ रहा है, जो क्षीण हो गया, उसको फिर से स्ट्रांग बना दो, स्ट्रांग बना के आगे भेजो। लेकिन समस्या फिर वही कि फिर वो वायर के थ्रू ही जा रहा है, तो फिर कुछ दूर जा करके वो वीक हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, तो फिर उसको एम्प्लीफाई करके आगे भेजना है। इसीलिए आप देखते होंगे कि एक निश्चित दूरी पर वो एम्प्लीफायर ज़रूर लगाते हैं। वो एम्प्लीफायर अगर ख़राब हो गया तो आपके यहाँ टीवी का सिग्नल अच्छा नहीं आएगा। तो अब वैज्ञानिकों ने इस चीज़ का दिमाग लगाया, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन वाला। इसमें इनको क्या समझ में आया कि अगर प्रकाश की किरणें किसी ऐसे सरफेस पे गिरती हैं, जो कि सरफेस क्या है, जिसका जो ऊपर का भाग है वो है सघन और उसके नीचे का भाग क्या है? विरल है। और प्रकाश की किरण को अगर उस माध्यम में अगर हम आपतन कोण जो है उसका मान अगर क्रांति कोण से अधिक रखें, मतलब ऐसे कोण पर प्रकाश की किरण को आपतित कराएं कि आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक हो,
तो पता चलता है कि पूरे के पूरे प्रकाश का उसी माध्यम में परावर्तन हो जाता। मतलब कहने का मतलब आप ये समझिए कि थोड़ा सा भी प्रकाश का की ऊर्जा का बर्बादी नहीं होता, टोटल रिफ्लेक्शन हो जाता है। सामान्य तौर पे जानते क्या होता है, जैसे अगर आप एक कांच ले लीजिए, आप जैसे ये बल्ब हमारा जल रहा है, इसकी रोशनी आ रही है, अगर आप इस बल्ब के सामने अगर एक कांच को रख दीजिए तो भले ही उस कांच के जरिए लाइट आएगी, लेकिन आप देखोगे कि इस लाइट की इंटेंसिटी काफ़ी कम हो जाती है। इसका मतलब क्या हो गया कि उस कांच ने कुछ प्रकाश को परावर्तित कर दिया, कुछ को अवशोषित कर लिया, और जो बचा हुआ था वो हमारे पास भेजा। समझ गया? तो लेकिन ये जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन वाली घटना होती है, इसमें भले ही ये माध्यम पारदर्शी है, लेकिन जब इस पर प्रकाश गिरता है तो थोड़ा सा भी भाग इसके अंदर जा नहीं पाता है, पूरा का पूरा यहीं से वापस हो जाता है। तो इसमें प्रकाश की ऊर्जा बर्बाद नहीं होती है। तो इस गुण का आप जानते हैं कि वैज्ञानिक भैया हर चीज़ के लिए प्रयासरत रहते हैं कि भैया कैसे जो है किस चीज़ का उपयोग करके और आम जीवन में किसी काम को आसान बना दिया जाए। तो आजकल आप देखोगे ना कि अलग अलग जो कॉलोनियाँ बनी हुई हैं, जिसमें होता है कि भैया इसी रेंज में हमको प्रसारण करना है, बहुत ज़्यादा दूरी तक नहीं ले जाना है, तो वहाँ पर ये लोग जो है सिग्नल को ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू ले जाते हैं। जैसे BHU में चले जाइए, BHU में पूरा आपका जो है ऑप्टिकल फाइबर बिछा हुआ है, वहाँ पर जैसे उनको एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल भेजना है तो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू ही भेज देते हैं। DLW में भी बना हुआ है, आप देखोगे ना, तो जहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर वाला जो है लाइन जाता है, वहाँ पर जो आप देखोगे कि ईंटा जो है एक गाड़ करके उस पर लिखे रहते हैं, तो देखिएगा जहाँ पे OFC लिखा होगा, OFC, तो OFC का मतलब ही होता है ऑप्टिकल फाइबर केबल। क्या होता है? तो ऑप्टिकल फाइबर केबल समझ आइए कि बस वहीं से जा रहा है, जहाँ पर आपको OFC लिखा हुआ दिख जाए। और अभी तक आप नहीं समझते होंगे कि ये है क्या, अभी हम आपको बता दे रहे हैं तो आप समझ जाएंगे कि क्या होता है ये और कैसे इसका यूज हो रहा है। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल, ये फाइबर नाम ही है, रेशा, तंतु। आपका बाल जो है ना, आपका हेयर, इतना पतला पतला वो रेशा होता है, अंदाज लगाइएगा। और उस तरह के रेशे, उस तरह के जो है आपके फाइबर बना करके और ढेर सारे फाइबर को एक केबल के अंदर डाल दिया जाता है। मतलब एक केबल के अंदर बहुत सारे फाइबर जाएंगे। ठीक, अब सोचो उतना पतला होगा तो ऐसे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि वो है क्या चीज़, लेकिन आप उसको एम्पलीफायर मतलब किसी लेंस के थ्रू देखिए जो कि बड़ा करके दिखाए तो आपको समझ में आएगा कि कैसे बना हुआ है। तो ये प्रकाशिक तंतु बनाने के लिए लोग करते क्या है कि एक पतला सा जो है, बहुत पतला, देखिए अभी तो हम लोग अपने देखने के लिए इसको मोटा बना लेंगे, लेकिन हमने बता दिया कि ये कैसा होता है, मतलब आपके हेयर की तरह से होता है। तो ये एक जैसे इन्होंने ग्लास का बना लिया, ठीक, और इसके ऊपर ये क्या करते हैं कि एक ऐसे पदार्थ का लेपन कर देते हैं, एक ऐसे पदार्थ की कोटिंग कर देते हैं कि वो भी पारदर्शी ही होगा, लेकिन उस जिस चीज़ का आपने कोटिंग किया, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए ये आपका फाइबर है, तो ये फाइबर मान लीजिए आपने बना लिया किसका, ग्लास का बना लिया, शीशे का बना लिया। अब आपको करना क्या है कि इस शीशे के चारों तरफ जो है लेपन करना है, उस पदार्थ की पेंटिंग इसके चारों तरफ करनी है, लेपन करनी है। इसको बोला जाता है इंग्लिश में क्लैडिंग, क्या बोलते हैं। तो इसके ऊपर आपने वो लेपन किया एक ऐसे पदार्थ का जिसका अपवर्तनांक इस कांच के अपवर्तनांक से कम होगा। समझ में आई बात? जैसे कांच का अपवर्तनांक अगर मान लीजिए 1.5 है, तो इसके ऊपर जो आपने लेपन किया उसका अपवर्तनांक 1.3 हो सकता है, 1.2 हो सकता है, मतलब इससे कम होना चाहिए। तो उसका आपने इसके ऊपर लेपन कर दिया, ठीक है, ये पूरा ठोस है, सॉलिड है ना ये। अब होगा क्या कि इसमें करना क्या होता है कि जिस सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, उस सिग्नल को पहले आपको लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। जैसे किसी पिक्चर को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, तो पहले हम एक ऐसा उपकरण, देखिए अब आपको ये भी बता दें, ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में बदलने वाला जो उपकरण होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसड्यूसर। क्या बोलते हैं? ट्रांसड्यूसर। तो हम लोग ट्रांसड्यूसर का इस्तेमाल करके, अब आप कहेंगे ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में बदलने का क्या मतलब हो गया? जैसे आप याद करो, हम लोग टेलीफोन पे बात करते हैं
तो टेलीफोन पे हम लोग बोलते हैं तो हमारी कौन सी एनर्जी निकली मुंह से? साउंड एनर्जी, ध्वनि ऊर्जा। तो जब वो माइक्रोफोन के पास जाता है तो माइक्रोफोन क्या करता है कि उस ध्वनि ऊर्जा को बदल देता है विद्युत ऊर्जा में। हमारे साउंड एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो हमारे साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला यहाँ पर कौन है? माइक्रोफोन। तो यहाँ माइक्रोफोन आपका हो गया ट्रांसड्यूसर। ठीक है। तो इसी तरह से वैज्ञानिकों ने हर ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में बदलने वाले बहुत सारे ट्रांसड्यूसर बना लिए हैं। समझ गया? जैसे आप याद करिए हार्ट बीट जो आप देखते हो, ईसीजी वगैरह लोग कराते हैं, या जैसे फिल्मों में आप देखते होंगे कि भाई कोई बहुत ज़्यादा गोली वोली लग गई है, बड़ा हालत ख़राब है, तो स्क्रीन पर उसके हार्ट बीट को ऐसे ऐसे लाइनिंग करके दिखाते हैं सर। तो वो भी तो आपके ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में बदल करके वहाँ स्क्रीन पे दिखा रहा है। यही तो भैया साइंटिस्ट हैं, जो कि जिस चीज़ को आप सोच नहीं सकते हो कि यार ऐसा भी हो सकता है क्या, उसको भी वो करके दिखा देते हैं। तो हर चीज़ को आप कहोगे कि भैया हमको हीट को कन्वर्ट करना है लाइट में, तो हीट को भी वो लाइट में कन्वर्ट कर देंगे। आप कहेंगे कि हीट को हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है, उसमें भी कर देंगे वो। तो हर एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में बदलने के लिए उन लोगों ने उपकरण बना लिया है। अब आपको ये याद रखना है कि ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में बदलने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? ट्रांसड्यूसर कहते हैं। ठीक है। तो ये ट्रांसड्यूसर की सहायता से ये क्या करेंगे कि जैसे मान ली हमारी साउंड एनर्जी को भेजना है एक जगह से दूसरी जगह, तो वो साउंड एनर्जी को कन्वर्ट कर लेंगे लाइट एनर्जी में। क्योंकि देखिए ध्यान रखिएगा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन लाइट का होता है, विद्युत धारा का नहीं होता। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो हमको जो है ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू हम उन्हीं चीज़ों को भेज सकते हैं जो कि लाइट के फॉर्म में होंगे। तो मान लीजिए अगर हमको साउंड को भेजना है एक जगह से दूसरी जगह, तो हमने एक ऐसा उपकरण बना लिया, एक ऐसा ट्रांसड्यूसर बनाया जो कि हमारे साउंड एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया लाइट एनर्जी में, और फिर उस लाइट को हम लोग जो है इसके अंदर इंटर कराएंगे। अब इंटर कराने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर लाइट इस तरह से जानी चाहिए कि जब लाइट इसके अंदर इंटर करे, ध्यान से देखिएगा, जैसे ये वायु से गया कांच में, तो वायु से कांच में जाएगा तो भैया अभिलंब की तरफ झुकेगा। तो अभिलंब की तरफ ये झुका, मान लीजिए ऐसे बेंड कर गया, ये झुका, तो यहाँ पर देखिए आपतन कोण इसका ये हो गया ना। तो अब यहाँ पर ये लोग जो है कैलकुलेशन कर लेते हैं कि जैसे अगर हमने कांच यहाँ पर लिया हुआ है और यहाँ पर एक दूसरा पदार्थ लिया है जिसका अपवर्तनांक कांच से कम है, तो हम कांच, अब देखिए प्रकाश की किरण कांच से उस माध्यम में जा रही है, तो यहाँ पे ये फार्मूला यूज करके हम लोग क्रांति कोण निकाल लेते हैं। ठीक है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि ये प्रकाश की किरणें, जो प्रकाशिक सिग्नल है, वो यहाँ पर इस तरह से प्रवेश करे कि यहाँ पर आपतन कोण का मान क्रांति कोण से ज़्यादा हो जाए। तो जब क्रांति कोण से ज़्यादा होगा तो सीधी बात है कि इसका यहीं से क्या होगा? पूर्ण आंतरिक। तो ये फिर यहाँ पहुँचेगा, यहाँ आएगा, तो फिर इसका ये कोण आपतन कोण जो है वो क्रांति कोण से, तो ये ऐसे अंदर ही अंदर परावर्तित होते होते यहाँ से इंटर कराया और 2 किलोमीटर दूर पहुँच गया। इसमें किसी एम्पलीफायर वगैरह की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें एनर्जी का कोई लॉस नहीं हो रहा है। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन होते होते जहाँ तक आपने फाइबर को भेजा हुआ है वहाँ ये सिग्नल पहुँच गया, और वहाँ पर फिर ट्रांसड्यूसर का इस्तेमाल करके हम प्रकाशिक ऊर्जा को फिर से बदल लेंगे साउंड में, और फिर वहाँ जो व्यक्ति सुनने वाला है उसको साउंड सुनाई दे देगा। समझ में आई बात? तो इस तरीके से जो है ये ऑप्टिकल फाइबर वर्क करता है। अब इसमें फ़ायदा क्या है आप देख ही गए कि भैया एक बार फाइबर बनाने में जो खर्च आएगा और फाइबर के बिछाने में जो खर्च आएगा वही है, इसमें कोई रख रखाव नहीं है, कोई एम्पलीफायर नहीं, कुछ नहीं। जबकि एम्पलीफायर वगैरह जो लगता है आप देखते होंगे कभी बिजली कड़की कुछ हुआ तो एम्पलीफायर वाला कहीं तो जल जाता है, तो आप देखेंगे कि फिर आपका सिग्नल ख़राब होता है, आप उसको फ़ोन करते हैं, अब वो आता है अपना मल्टीमीटर वगैरह ले करके चेक करता है कि कहाँ सिग्नल गड़बड़ा रहा है, फिर पता चला रही है एम्पलीफायर ख़राब हो गया, फिर उसको चेंज करता है। तो ये चीज़ें हैं, और इसकी सिग्नल की क्वालिटी ज़बरदस्त रहती है। जिस स्ट्रेंथ पे सिग्नल को यहाँ से भेजोगे उसी स्ट्रेंथ पे वहाँ से वो बाहर निकल जाता है। तो पिक्चर क्वालिटी आपको एकदम अच्छी मिलेगी, इसमें साउंड की क्वालिटी भी बहुत अच्छी मिलेगी। तो आजकल जो है ना, जैसे बहुत ज़्यादा एरिया ना हो तो आजकल लोग ऑप्टिकल फाइबर का
यूज कर रहे हैं, तो उससे बहुत सारे फ़ायदे इनको मिल ही रहे हैं। अच्छा, तो ये आपने समझ लिया प्रकाशिक तंतु क्या होता है, कैसे ये काम करता है। इसमें होता क्या है ना कि भाई जितने सिग्नल का हमको प्रसारण करना है अलग अलग, तो सबके लिए एक एक तंतु इनको बिछाना पड़ेगा। तो इसके लिए जो है एक केबल के अंदर बहुत सारे फाइबर, अब आप ऐसे सोचो ना, इतनी मोटाई अगर हमने ले ली तो इसके अंदर आपके कितने हेयर आ जाएंगे, आप अंदाज लगा लो ना। बस इसी से आप समझ जाइए कितने सिग्नल एक साथ जा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात इसकी है कि इसको आप जो है, चूंकि ये वायर होता है, इसको बेंड कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, उससे सिग्नल के जाने पे कोई फर्क नहीं पड़ना है, जैसे जाना है वैसे ही जाएगा। ठीक। इसके अलावा दो घटनाएं आपने पूर्ण आंतरिक परावर्तन की पहले भी 10th क्लास में भी पढ़ी होगी। एक होता है रेगिस्तान की मरीचिका और एक होता है ठंडे प्रदेश की मरीचिका। तो ये मरीचिका वर्ड आया कहाँ से? मिराज, मतलब ये वहाँ से आता है कि कोई चीज़ है नहीं लेकिन उसका आभास होता है। जैसे बोलते हैं लोग मृग मरीचिका, क्या बोलते हैं? तो मृग मरीचिका क्या होता है कि जैसे आप कस्तूरी वाला जो मृग होता है उसके अपने नाभि में कस्तूरी होती है और वहाँ से भीनी भीनी सुगंध आती रहती है, और मृग सोचता है कि सुगंध आ कहाँ से रहा है, और कभी उस सुगंध के लिए इधर भागता है, कभी उधर भागता है। ऐसे उसी तरीके से क्या होता है कि आप गर्मी के दिनों में आपको भी ऐसा अनुभव होगा कि जैसे आप किसी सड़क पे जा रहे हो और बिल्कुल फ्लैट सड़क है, मतलब एकदम चिकना सड़क है, तो गर्मी के दिन में अगर आप जा रहे होंगे तो अगर आप दूर से अगर आप देखें तो सड़क पे जैसे आपको रोड के किनारे जैसे अगर पोल वगैरह लगे हुए हैं तो आपको जैसे दिखाई देगा कि उस पोल का वहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है, और जैसे ही आप उसके जब नज़दीक पहुँच जाएंगे देखेंगे अरे ऐसा तो कुछ नहीं है नहीं, लेकिन महसूस हुआ। इसी को बोलते हैं मरीचिका। तो रेगिस्तान की मरीचिका क्या होती है कि वहाँ पर जैसे आप रेगिस्तान वगैरह के बारे में जानते होंगे कि वहाँ पेड़ पौधे वगैरह रहते नहीं हैं जनरली, और कहीं रहे भी अगर पौधे तो वहाँ पानी जल्दी नहीं मिलता है। तो रेगिस्तान में क्या होता है कि वहाँ पर जो रहने वाले जीव जंतु हैं वो पानी के लिए सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो पानी ढूंढते रहते हैं कि पानी कहाँ है। तो वहाँ पर देखिए क्या घटना उनके साथ होती है, और उसी को बोलते हैं हम लोग रेगिस्तान की मरीचिका। देखिए क्या होता है इसमें देखिए पृथ्वी के वायुमंडल के बारे में आपको जानकारी होगी कि गर्म वायु सदैव ऊपर उठती है और ठंडी वायु किधर आती है? नीचे आती है। तो जैसे नहीं जाड़े के दिनों में कहा जाता है कि सुबह जाड़े के दिन में जिनको सांस की परेशानी हो, दमा के मरीज हों, उनको सुबह के टाइम बाहर नहीं निकलना चाहिए, उनको सुबह टहलने नहीं निकलना चाहिए, व्यायाम करने नहीं निकलना चाहिए। उसका रीज़न क्या होता है कि जाड़े के दिनों में एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है। तो होता क्या है कि दिन के समय में आप जानते हैं कि सारे लोग दिन के समय में अपनी गाड़ियाँ वगैरह लेके निकलते हैं। जितनी भी गाड़ियाँ हैं, जितने भी हमारे कल कारखाने हैं, सब दिन में काम करते हैं और उनसे धुआं निकलता है। तो धुआं जो है गर्म होता है, तो दिन के समय में तो वो धुआं गर्म है तो धीरे धीरे उठ करके एटमॉस्फेयर में ऊपर चला जाता है। उसमें आप देखते होंगे डस्ट के पार्टिकल भी होते हैं, धुएं के पार्टिकल्स भी होते हैं, सब ऊपर उठते हैं। लेकिन जब रात होती है, जब शाम होता है, जब ठंड होती है, तो यही जो दिन के समय में गर्म होकर के ये ऊपर चले गए थे, रात में ठंडा होता है तो ये सब पार्टिकल धीरे धीरे नीचे आने लगते हैं। और सुबह के टाइम तो टेम्परेचर सबसे ज़्यादा डाउन हो जाता है, तो ये सारे पार्टिकल्स जो एकदम अर्थ के नज़दीक आ जाते हैं सुबह के टाइम। तो सुबह के टाइम अगर आप बाहर निकलोगे तो भैया ये एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा डस्ट पार्टिकल, स्मोक पार्टिकल सब हैं। तो जब आप सांस लोगे तो आपके लंग्स तक पहुँचेंगे और जो है लंग्स की बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। बात समझ रहे हैं? तो दिन के समय में क्या होता है कि फिर जब सनलाइट आई, वहाँ से एनर्जी मिली, तो ये पार्टिकल्स जो है हीट को एब्जॉर्ब किए और फिर धीरे धीरे दूर होते होते फिर ऊपर उठ गए। कहानी समझ में आ रही? आप जानते हो ना कि हमेशा जो है फ्लूइड्स में, तरल में, हल्की चीज़ ऊपर उठती है और भारी नीचे आती है।
जो ठंडा हो जाता है, अब जैसे कि आप जल की बात करिए या वायु की बात करिए, दोनों अगर ठंडे हुए तो उनके मॉलिक्यूल्स पास आ गए, हेवी हो गए, सब मिलकर के नीचे आ गए। गर्म हुए, पार्टिकल्स दूर दूर हुए, हल्के हो गए, उनकी डेंसिटी कम हो गई, ऊपर उठ गए। ये चीज़ होता है। तो ये घटना देखिए यहाँ पर क्या होता है रेगिस्तान में, वो आप देखिए। रेगिस्तान में मान लीजिए कोई एक प्लांट है, मान लीजिए कोई एक पेड़ है रेगिस्तान में। तो रेगिस्तान में देखिए क्या होगा, आप जानते ही हो कि दिन में जो है बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। मैदानी भाग की अपेक्षा रेतीले भागों में दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। क्यों? क्योंकि रेत जो होता है वो ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक होता है। तो वो क्या करता है कि बहुत तेज़ी से हीट को एब्जॉर्ब करके बहुत तेज़ गर्म हो जाता है। तो होता क्या है कि ज़मीन के आसपास रेगिस्तानी इलाके में जाओगे तो दिन में रेत के आसपास का वायुमंडल बिल्कुल विरल होता है, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे सघन होता जाता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग जो है एक लेयर बनाएं, तो लेयर देखिए किस तरीके से बनेगा। एटमॉस्फेयर का लेयर हम बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ये कई लेयर हमने मान लीजिए बना दिए ऐसे ऐसे करके। वैसे तो डेंसिटी कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होती है, लेकिन भैया हम लोग फिजिक्स में किसी चीज़ को अगर दिखाएंगे तो कुछ पार्ट बना करके दिखाएंगे। मतलब जैसे एक पार्ट हमने ये बनाया तो ये हो जाएगा कि भैया इसकी जो है सघनता इससे ज़्यादा है, इसकी सघनता इससे ज़्यादा है ना। हर नीचे वाला ऊपर वाले की तुलना में विरल है, हर नीचे वाला लेयर ऊपर वाले की तुलना में विरल है। क्यों? क्योंकि ज़मीन जो रेत के आसपास वाले हैं वो गर्म हो गए और ऊपर वाले उसकी तुलना में ठंडे हैं। तो ऊपर सघन है और नीचे क्या है, विरल है। तो आप ध्यान से देखें, हम इसका एक पार्ट लेते हैं, वही आपको दिखाते हैं कि क्या होने वाला है। मान लीजिए कि ये पेड़ का हमने जो है ऊपर का पार्ट ले लिया, एक पॉइंट का खाली दिखाएंगे। यहाँ से मान लीजिए हमने स्टार्ट किया, यहाँ से एक प्रकाश की किरण चली और आकर के मान लीजिए इस वाले सरफेस पर गिरी। तो हमने आपसे बोला कि भैया ऊपर क्या है, सघन है, और नीचे क्या है, विरल है। तो ये प्रकाश की किरण जब यहाँ पर आपतित होगी, थोड़ा सा और नज़दीक बना लेते हैं। ये प्रकाश की किरण जब यहाँ पर आपतित होगी तो ये जा कहाँ से कहाँ रही है, सघन से। तो ये इसका क्या होगा, अभिलंब से। तो ये पता चला इसको जाना था ऐसे, लेकिन थोड़ा सा दूर हट करके यहाँ आ गया। ठीक, यहाँ जब आकर के गिरा तो फिर ये भैया सघन है, ये क्या है, तो पता चला इसको जाना था ऐसे, लेकिन थोड़ा सा और दूर हो गया। ध्यान समझिएगा। अब मान लीजिए इस लेयर पर जब आकर के ये गिरा तो पता चला कि भैया ये वाला कोण जो है क्रांति कोण से ज़्यादा हो गया। ये कोण क्या हुआ, तो भैया ये प्रकाश किरण का यहीं से क्या हो जाएगा, परावर्तन हो गया। तो रियल में तो ये प्रकाश किरण यहाँ से आ रही थी, लेकिन आपको कहाँ से आती हुई दिखाई देगी मालूम है, ये आपको दिखेगी ये यहाँ नीचे से आ रही है। कहानी समझ गए? तो पता चला इस पेड़ की चोटी का प्रतिबिंब आपको यहाँ जमीन पे दिखाई देगा ना। तो भैया किसी चीज का चोटी का प्रतिबिंब नीचे दिख रहा है तो आप याद करो, जब भी आप किसी नदी के किनारे जाते हो, नदी के किनारे पेड़ पौधे लगे होते हैं तो उसका प्रतिबिंब पानी में दिखता है कि नहीं। तो रेगिस्तानी इलाके में जो जीव जंतु होते हैं वो भी तो पानी पीने कभी नदी के किनारे गए ही होंगे, और उनको ये जरूर देखा होगा कि भैया जहाँ नदी होती है, जहाँ पानी होती है, वहाँ पेड़ का प्रतिबिंब होता है। तो जब वो पानी की तलाश में चल रहा था तो जब ऐसे से मुंडी उठा करके देखा तो उसको दिखाई दिया कि उस पेड़ का प्रतिबिंब नीचे बनता हुआ दिख रहा है। तो उसको क्या आभास हुआ, वही जल वाला। तो सोचा कि वहाँ पानी है, भाग के गया वहाँ, वहाँ पानी है नहीं। फिर वहाँ खड़े होकर के दूर कहीं देखने लगा तो फिर उसको वही चीज़ दिखाई दिया कि पेड़ का प्रतिबिंब नीचे बनता दिख रहा है। फिर वहाँ भाग करके गया, भागता जा रहा है लेकिन रियल में पानी है नहीं। तो इसी को बोलते हैं रेगिस्तान की मरीचिका। बात समझ में आई? इसी तरीके से एक होता है ठंडे प्रदेश की मरीचिका। क्या होता है? ठंडे प्रदेश की मरीचिका तो और बड़ा गजब का होता है। उसमें क्या होगा कि जैसे समुद्र का जल आप लोग जानते होंगे कि समुद्र का जल बड़ा ठंडा होता है, तो वहाँ पर उल्टा होगा। वहाँ पर क्या होगा कि समुद्र जल के आसपास का वायुमंडल जो है वो सघन होगा
और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे वो विरल होता जाएगा। तो वहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से होता है। ये जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक नाव है थोड़ी देर के लिए, वहाँ तो बड़े बड़े जहाज होते हैं, मान लीजिए हम नाव ही बना लें। ये समुद्र के जल में कोई एक जहाज है, कोई नाव है, मान लीजिए बोट है, ठीक। अब यहाँ पर कहानी क्या है कि यहाँ पर नीचे का वायुमंडल सघन है और ऊपर का, तो यहाँ पर कई लेयर बना लिया जाए जरा। मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक लेयर ये बना लिया, दूसरा लेयर ये बना लिया, तीसरा लेयर ये बना लिया, ऐसे बना लिया। अब मान लीजिए हमारे बोट के इस वाले एंड से, हम लोग किसी एक एंड को खाली पकड़ते हैं, मान लीजिए इस वाले एंड से एक प्रकाश की किरण चली और इस वाले लेयर पर आकर के टकराई। तो ये जो कोण है ये आपका आपतन कोण है। तो अब ये जा रहा है सघन से कहाँ, देखो यहाँ सघन, इसकी अपेक्षा ये विरल, फिर इसकी अपेक्षा ये विरल, इसकी अपेक्षा ये विरल, विरलता बढ़ती जा रही है ऊपर जाने पे। तो ये अभिलंब से दूर हटा, ऐसे आया समझ में आ रही बात। फिर यहाँ पर जब टकराया तो ये अभिलंब से दूर हटा, फिर इधर गया। मान लीजिए यहाँ पर पहुँच करके ये कोण आपतन कोण से, ये क्रांति कोण से ज़्यादा हो गया। तो क्रांति कोण से ज़्यादा हो गया तो भैया ये इसका यहीं से क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा तो पता चला कि ये इधर चला आएगा। ये इधर चला आया तो ये प्रकाश किरण आ तो रही थी यहाँ से, लेकिन पता चलेगा ये दिखेगा आपको यहाँ कहीं, ऐसे दिखेगा। और ये पूरा का पूरा बोट आपको एयर में ये पूरा का पूरा बोट आपको एयर में ऐसे दिखेगा, ऐसे उल्टा। लेकिन कहाँ से दिखेगा, जहाँ पे ये प्रकाश आ रही है यहीं पे आपका भी बोट हो, तब हर जगह से नहीं दिखेगा। जहाँ पर ये परावर्तित होने वाली प्रकाश की किरणें आपके आँख तक पहुँच जा रही है वहीं से वो दिखेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना प्रैक्टिकली आम जीवन में लोगों को दिखाई दी, और जब दिखाई दी तो ये समस्या उन लोगों ने बताया कि अरे हम गए थे तो वहाँ ऐसा दिख रहा था। तो फिर वैज्ञानिकों ने इसको एक्सप्लेन किया कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो इसको बोलते हैं ठंडे प्रदेश की मरीचिका। क्या बोलते हैं? तो उसमें क्या होता है कि भाई कोई चीज़ जो है ठंडे प्रदेश में, समुद्र में ऐसा दिखाई देगा कि कोई चीज़ समुद्र में भी हो सकता है, या कोई ऐसे जगह जो बहुत ज़्यादा ठंडे हो वहाँ पर भी दिख सकता है कि किसी पेड़ का, जैसे कोई बहुत ठंडा जगह है तो वहाँ पर पता चला पेड़ का उल्टा प्रतिबिंब आकाश में दिखाई देगा। समझ गया ना? तो इसको बोलते हैं ठंडे प्रदेश की मरीचिका। इतनी कहानी समझ में आई आपको? इसके बाद जो अब हम लोग की चर्चा है वो छोटा सा एक और है, फिर यह अपवर्तन खत्म है आपका। देखिए डायमंड में और ग्लास में क्या डिफरेंस होता है। शीशा जो होता है वो आपको हर जगह मिल जाएगा, एकदम सस्ता मिल जाएगा, लेकिन हीरा जो है बहुत महंगा मिलता है। क्यों महंगा मिलता है? क्योंकि हीरे में चमक बड़ी होती है भाई। तो उसका रीजन जानते हैं क्या होता है? अब उसका रीजन ये होता है कि कांच का जो क्रांति कोण है वो 43 डिग्री के आसपास होता है। ये बुक से एग्जैक्ट आप लोग देख लीजिएगा, हम एक जनरल आइडिया बता दे रहे हैं। कांच का क्रांति कोण कितना होता है? वायु के सापेक्ष कांच का क्रांति कोण होता है 43 डिग्री के आसपास, और वायु के सापेक्ष हीरे का, डायमंड का जो क्रांति कोण होता है वो 24 डिग्री के आसपास होता है। यही डिफरेंस जो है वो हीरे को अनमोल बनाता है। अब वो कैसे? देखिए, जिस पदार्थ का क्रांति कोण जितना ज़्यादा होगा उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना उतनी ही कम होगी। देखिए हम फिगर बना रहे हैं, आप देखिएगा। मान लीजिए ये हमने बनाया, एक लाइन बनाई हमने, ये देखिए 24 डिग्री वाली। कितनी डिग्री की है ये? और दूसरी लाइन हमने बना दी इसी में आगे, मान लीजिए 43 डिग्री वाली लाइन बनाई। इस पे ढेर सारा प्रकाश इधर से आपतित हो रहा है और इस पर भी ढेर सारा प्रकाश इधर से आपतित हो रहा है। तो आप खुद ही बताओ दोनों में से कौन ज़्यादा परावर्तन करेगा? भाई देखो, परावर्तन उन्हीं प्रकाश की किरणों का होगा जो इस वाली लाइन के इधर होंगे,
तो आप खुद ही देखो ना, इस वाली लाइन के इधर इसमें ज़्यादा प्रकाश आएगा या इसमें ज़्यादा आएगा। ये आपका डायमंड है और ये आपका ग्लास है, तो आप खुद ही देख लो कि इसमें ज़्यादा प्रकाश की किरणें आएंगी इस वाली लाइन के इधर, डायमंड में। तो भैया डायमंड जो है प्रकाश की किरण का ज़्यादा परावर्तन करेगा। तो अब होता क्या है कि आपने जो है, अब देखिए हीरे का चमकना ये नहीं होता है कि कहीं से कोयले के खदान में से हीरा मिल गया वो चमकता हुआ मिलेगा। उसके चमकने का मेन रीजन होता है कि हीरे को तराशने वाले ने उसको कैसे तराशा है। आप कभी भी हीरे का टुकड़ा लेके देखिएगा, वो आप देखेंगे बहुत बारीक उसमें कटिंग होती है, बहुत छोटे छोटे कटिंग होते हैं, और वो कटिंग ही उसके चमकने का कारण होता है। वो देखिए कैसे, मान लीजिए कि ये हमने एक डायमंड का लिया टुकड़ा, एक सिंपल सा आइडिया आपको बता दे रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें मान लीजिए एक प्रकाश की किरण यहां से इंटर कर गई, एक प्रकाश की किरण यहां से इसके अंदर चली गई। तो जब ये अंदर गई तो ये देखिए जा रही है विरल से कहाँ, सघन माध्यम में, तो ये अविलंब की ओर झुकेगी, तो झुक करके मान लीजिए यहाँ पहुँच गई। अब हीरे के तराशने वाले की क्वालिटी होनी चाहिए कि वो इस तरह से तराशे कि जब किसी एक साइड से लाइट उसके अंदर इंटर कर जाए, प्रवेश कर जाए, तो सामने वाले सरफेस पे गिरते ही उसके लिए आपतन कोण क्रांति कोण से ज़्यादा हो जाए। तो आपतन कोण अगर क्रांति कोण से ज़्यादा हो गया तो इस केस में इसका यहीं से क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। ये पता चला यहाँ आ गया, फिर यहाँ पर पहुँचा तो यहाँ भैया आपतन कोण का मान फिर से क्या हो जाए, क्रांति कोण से। तो इस तरीके से अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर इसका क्या होगा, मतलब एक बार लाइट अगर इसके अंदर इंटर कर गई तो उसके बाहर निकलने के चांसेस बहुत कम है। तो पता चला कि लाइट इसके अंदर चला गया और अंदर ही अंदर परावर्तित हो रहा है, और किसी एक साइड से अगर आपतन कोण का मान क्रांति कोण से कम हुआ तो वहीं से वो बाहर निकलेगा। तो उस साइड से निकलेगा तो आपको लगेगा कि अरे हीरा तो यार लाइट दे रहा है ना, लेकिन वो लाइट है जो उसके अंदर पहले से प्रवेश कर गया था, वही अंदर ही अंदर घूम रहा है और किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से निकल रहा है, तो हमको लग रहा है कि हीरा क्या हो रहा है, चमक रहा है। लेकिन ये चीज़ ग्लास में नहीं हो पाता। उसका रीजन क्या है कि ग्लास के लिए भैया एक क्रांति कोण बहुत ज़्यादा है। तो पता चला उसमें लाइट यहाँ से इंटर तो किया, दूसरे साइड से बाहर, तो जब वो अंदर अंदर परावर्तित होगा तब तो चमकेगा। तो हीरे का चमकना, रेगिस्तान की मरीचिका, ठंडे प्रदेश की मरीचिका, ऑप्टिकल फाइबर, ये सब किस पर आधारित घटनाएं हैं। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार फिर से रिवाइज कर लिएगा ताकि पूरी कहानी आपको ध्यान में रहे। तो फिर आगे के चैप्टर हम लोग जब शुरू करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा।